यूजीसी का एक नया नियम आया है जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में बराबरी लाने का वादा करता है। लेकिन उसी नियम पर समाज को और भी ज्यादा बांटने का इल्जाम लग रहा है। बिल्कुल। तो आज हम इसी की चीरफाड़ करने वाले हैं। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो एनालिसिस है, उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नियम आखिर है क्या, इससे लाने की नौबत क्यों आई और क्यों इस पर इतना हंगामा बरपा है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नियम आसमान से नहीं टपका है। हाँ, इसके पीछे कुछ बहुत दर्दनाक किस्से हैं, सालों से चली आ रही शिकायतें हैं और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का सीधा दखल भी है। अच्छा। ये सिर्फ एक एकेडमिक गाइडलाइन नहीं है, इसके सामाजिक और राजनीतिक तार बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ से इसकी जरूरत महसूस हुई। आखिर कैंपस में ऐसा क्या हो रहा था कि इतने सख्त नियम बनाने पड़े? इसकी जड़ें उन घटनाओं में हैं जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हम सब ने 2016 में रोहित वेमुला का केस सुना, फिर 2019 में डॉक्टर पायल तड़वी का मामला सामने आया। हाँ, मुझे याद है। इन दोनों होनहार छात्रों की आत्महत्या के पीछे जातिगत भेदभाव के बहुत गंभीर आरोप थे। और सबसे बड़ी शिकायत शायद ये थी कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। एग्जैक्टली। इन मामलों में सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि जब ये छात्र मदद मांग रहे थे तो उनकी सुनने वाला कोई असरदार और भरोसेमंद सिस्टम ही मौजूद नहीं था। शिकायत करने के लिए कोई सही दरवाजा ही नहीं था जहां उनकी सुनवाई हो सके। बिल्कुल। और ये सिर्फ इन दो मामलों की बात नहीं है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें BHU के छात्र का भी जिक्र है। अच्छा। उसने परीक्षा पास की, इंटरव्यू पास किया, लेकिन उसे PhD में एडमिशन सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि उसे जिस गाइड के अंडर काम करना था वो सवर्ण थे और छात्र दलित। हाँ, ये दिखाता है कि समस्या कितनी गहरी और संस्थागत है। इन्हीं सब घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने UGC को फटकार लगाई और कहा कि आप भेदभाव रोकने के लिए एक ठोस व्यवस्था बनाइए। तो ये नियम उस निर्देश का सीधा नतीजा है। सीधा नतीजा। अच्छा, तो ये नियम उस कमी को पूरा करने की कोशिश है, एक ऐसा सिस्टम बनाने की जो शिकायतों को सुने और उन पर कार्रवाई करे। इरादा तो साफ है, पर कागज से जमीन पर ये चीज उतरेगी कैसे? असल में कैंपस के अंदर क्या बदलेगा? इसके लिए एक पूरा मैकेनिज्म, एक पूरा तंत्र तैयार किया गया है। हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कुछ नई बॉडीज बनाई जाएंगी। सबसे ऊपर होगी एक इक्विटी कमेटी जो सारे फैसले लेगी। फिर एक इक्विटी स्क्वाड होगा, कुछ छात्रों को इक्विटी एम्बेसडर बनाया जाएगा और शिकायत के लिए एक इक्विटी हेल्पलाइन भी होगी। अरे, ये तो पूरा एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाने जैसा लग रहा है। एक तरह से हाँ। बहुत बड़ा सवाल है और इसकी आलोचना भी हो रही है, लेकिन गाइडलाइंस के हिसाब से इनका काम सिर्फ गश्त लगाना नहीं है। तो फिर क्या है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी हॉस्टल मेस में कुछ छात्र एक खास जाति के स्टूडेंट को अपनी टेबल पर बैठने से बार बार मना करते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं। ठीक है। तो स्क्वाड का काम होगा तुरंत वहां दखल देना, दोनों पक्षों से बात करना और मामले की पहली रिपोर्ट बनाकर इक्विटी कमेटी तक पहुंचाना। अच्छा, तो पुलिस जैसा नहीं, एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर जैसा रोल है। बिल्कुल, जो आग बढ़ने से पहले उसे बुझा दे। और मान लीजिए मामला कमेटी तक पहुंच गया, तो फिर क्या होगा? अक्सर ऐसी कमेटी में मामले सालों तक लटके रहते हैं। इसी चीज को रोकने के लिए बहुत सख्त टाइमलाइन बनाई गई है। कितनी सख्त? शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर कमेटी को मीटिंग करनी होगी, 15 दिनों के अंदर अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट देनी होगी। 15 दिन बस? हाँ, और रिपोर्ट आने के 7 दिनों के भीतर सजा पर फैसला लेना होगा। वाह! ये तेजी इसलिए जरूरी है ताकि पीड़ित को ये न लगे कि उसकी आवाज सुनी नहीं जा रही। और सजा? क्या सिर्फ माफीनामे से काम चल जाएगा या कुछ गंभीर परिणाम भी होंगे? सजा काफी गंभीर है। दोषी पाए जाने पर छात्र की डिग्री रोकी जा सकती है, उसे हॉस्टल से निकाला जा सकता है या परीक्षाओं में बैठने से भी रोका जा सकता है। और संस्थानों पर भी कोई एक्शन होगा? हाँ, सिर्फ छात्रों पर नहीं, संस्थानों पर भी नकेल कसी गई है। अगर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज इन नियमों को लागू नहीं करता तो UGC उसका ग्रांट रोक सकता है या उसकी मान्यता भी रद्द कर सकता है। साफ है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल नहीं। तो ये तो हुई नियम की बात, जो सुनने में काफी मजबूत और सच कहूं तो जरूरी भी लगता है, खासकर उन घटनाओं को देखते हुए जिनकी हमने बात की। पर अगर ये इतना ही साफ और जरूरी है तो फिर इस पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? सवर्ण समाज के कई संगठन इसका इतना पुरजोर विरोध क्यों कर रहे हैं? यही से इस मामले की परतें खुलनी शुरू होती हैं। जब हम इन आलोचनाओं को पढ़ते हैं तो एक बात बार बार सामने आती है। सबसे पहली और बुनियादी आपत्ति इसकी
इसकी बनावट को लेकर है। बनावट? हाँ, आलोचकों का कहना है कि ये एक तरफा कानून है। एक तरफा कानून, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि नियम की पूरी भाषा और उसकी आत्मा ये मानकर चलती है कि भेदभाव हमेशा एक ही दिशा में होता है। मतलब सवर्ण छात्र से एससी, एसटी या ओबीसी छात्र की तरफ। एग्जैक्टली। इसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि अगर किसी सामान्य वर्ग के छात्र के साथ जाति के आधार पर भेदभाव हो तो उसकी सुरक्षा कैसे होगी। या मान लीजिए, क्या एक ओबीसी छात्र किसी एससी छात्र के साथ भेदभाव नहीं कर सकता? नियम इस बारे में पूरी तरह चुप है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मतलब ये कानून भेदभाव को सिर्फ एक ही नजरिए से देख रहा है और जमीनी हकीकत की जो जटिलताएं हैं उनको नजरअंदाज कर रहा है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी दूसरी बड़ी चिंता है इसके गलत इस्तेमाल की। हाँ, ये तो होना ही था। आलोचक दहेज कानून या एट्रोसिटी एक्ट के दुरुपयोग के उदाहरण देते हैं। उनका डर ये है कि इस नियम को आपसी रंजिश निकालने या किसी होनहार सवर्ण छात्र का करियर बर्बाद करने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए दो छात्रों में किसी पर्सनल बात पे झगड़ा हो जाए। हाँ, और एक छात्र दूसरे पर जातिगत भेदभाव का झूठा आरोप लगा दे तो क्या होगा? और जितनी सख्त टाइमलाइन और सजा है उसमें तो किसी का करियर शुरू होने से पहले खत्म हो सकता है। सही बात। लेकिन जो सबसे ज्यादा विवादित और शायद सबसे खतरनाक पहलू है वो कुछ और ही है। वो क्या? ये नियम सिर्फ सीधे सीधे किए गए भेदभाव को ही अपराध नहीं मानता, बल्कि अप्रत्यक्ष प्रभाव यानी इनडायरेक्ट इफेक्ट को भी अपनी पकड़ में लेता है। अप्रत्यक्ष प्रभाव, ये क्या चीज है? ये सुनने में बहुत उलझा हुआ लग रहा है भी। मतलब अगर मेरा इरादा भेदभाव करने का नहीं था लेकिन किसी को मेरे काम से वैसा महसूस हुआ तो भी मैं दोषी हूँ? बिल्कुल। और यही सबसे बड़ा विवाद है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं जो हमारे स्रोतों में भी दिया गया है। बताइए। मान लीजिए कॉलेज का कोई म्यूजिक क्लब है जो ऑडिशन के लिए सिर्फ क्लासिकल संगीत की ट्रेनिंग की शर्त रखता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। उनका इरादा किसी को बाहर करना नहीं है, वो बस अपने क्लब का एक स्टैंडर्ड बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव ये हो सकता है कि वो छात्र जिन्हें क्लासिकल संगीत सीखने का मौका या माहौल नहीं मिला, जो अक्सर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से आते हैं, हाँ, वे अपने आप इस प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। इस नए नियम के तहत इसे भी भेदभाव माना जा सकता है, भले ही क्लब का इरादा नेक हो। बाप रे, ये तो बहुत ही व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव हो जाता है। एक जगह तो मैंने पढ़ा कि अगर आपने मन भी बना लिया तो भी कार्रवाई हो सकती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सबूतों से ज्यादा किसी की भावना या महसूस करने को अहमियत दी जाएगी। हाँ, ये तो एक ऐसा दरवाजा खोल देगा जिसका कोई अंत नहीं है। आलोचक इसी को रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कह रहे हैं। और उनकी एक और चिंता है। और क्या? उनका मानना है कि ये नियम कैंपस में दोस्ती और सहयोग का माहौल बनाने की जगह छात्रों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देगा। ओबीसी, एससी, एसटी बनाम सवर्ण की स्थिति बना देगा। बिल्कुल। हर छात्र दूसरे छात्र को उसकी जाति की पहचान से देखना शुरू कर देगा। तो जिस जातिगत विभाजन को ये खत्म करना चाहता है, कहीं अनजाने में उसे और गहरा ना कर दे। मुझे अब समझ आ रहा है कि विरोध क्यों हो रहा है। मुद्दे काफी गंभीर हैं। पर एक बात और है जो खटक रही है, वो है इस नियम की टाइमिंग। इसे ठीक अभी क्यों लाया गया? क्या इसका कोई राजनीतिक कनेक्शन भी है? इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी सामने रखा जा रहा है। अच्छा? हमारे हाथ जो एनालिसिस लगे हैं वो इसे सीधे सीधे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में होने वाले चुनावों से जोड़कर देखते हैं। अरे वो कैसे? ये तो कैंपस का मुद्दा है, इसका चुनावी राजनीति से क्या लेना देना? तर्क ये दिया जा रहा है कि सरकार अपने कोर सवर्ण वोट बैंक को तो पक्का मानकर चल रही है। अब उसकी नजर ओबीसी और एससी/एसटी वोट बैंक पर है। इस नियम के जरिए सरकार इन समुदायों को एक मजबूत संदेश दे रही है कि वो उनके हितों की रक्षा के लिए कितने गंभीर है। ये एक दिलचस्प राजनीतिक समीकरण है, पर इसमें एक रिस्क भी तो है। सवर्ण वोट बैंक नाराज हो सकता है। यहीं पर राजनीति का खेल और भी दिलचस्प हो जाता है। कैसे? विश्लेषण यह कहता है कि यह एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। जब सवर्ण संगठन इस नियम का विरोध करते हैं तो एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय अपने बचाव में और भी मजबूती से इस नियम के समर्थन में एकजुट हो जाते हैं। अच्छा। इससे एक ध्रुवीयकरण की स्थिति बनती है जो चुनावी मौसम में अक्सर पार्टियों को फायदा पहुंचाती है। तो हो सकता है कि ये जो हंगामा हो रहा है वो भी राजनीतिक गणित का ही एक हिस्सा हो सकता है। ये पूरी तरह से एक राजनीतिक विश्लेषण है जो स्रोत प्रस्तुत करते हैं कि इस नियम की टाइमिंग महज एक संयोग नहीं हो सकती।
तो कुल मिलाकर हमारे सामने एक बहुत ही उलझी हुई तस्वीर है। एक तरफ एक ऐसा नियम है जिसकी जरूरत साफ दिखती है, जिसके पीछे रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे छात्रों का दर्द है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। एक ऐसा सिस्टम जो शायद कई जानें बचा सकता है। और दूसरी तरफ आलोचकों की नजर में ये एक ऐसा नियम है जो बनावट में ही एक तरफा है, जिसके गलत इस्तेमाल का बहुत बड़ा खतरा है और जो कैंपस के सामाजिक ताने बाने को सुधारने की जगह और बिगाड़ सकता है। और इन सबके ऊपर एक राजनीतिक मकसद का साया भी मंडरा रहा है। सही कहा। स्रोत एक ऐसी व्यवस्था का खाका खींचते हैं जिसे भेदभाव से बचाने के लिए बनाया गया है, लेकिन ये हमें एक बहुत ही बुनियादी और मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या विभाजन को रोकने के लिए बनाया गया कानून अनजाने में नई विभाजनों को जन्म दे सकता है? और कोई भी समाज, चाहे वो भारत का हो या कहीं और का, सुरक्षा देने वाले कानूनों की जरूरत और उनके गलत इस्तेमाल के खतरे के बीच एक सही संतुलन आखिर कैसे बना सकता है?